जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये मेरी 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं क्लास 7 क्लास लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली 50 क्वेश्चन को लेकर आता हूं, जो कि एनसीईआरटी के बेस पर होती हैं और बीपीएससी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। ऑप्शन दिया गया है इनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में प्रवेश के 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास या तेज बहादुर सप्रू। सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस कारण घायल हुए थे। ऑप्शन दिया गया है साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए विरोध में लाठीचार्ज में। सही जवाब है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे और अंततः इसी कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था। ऑप्शन दिया गया है एम.एल. नेहरू ने, जे नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने या बी.एल. नेहरू ने। सही जवाब है ऑप्शन ए, एम.एल. नेहरू ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। क्या पूछा गया प्रश्न में, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन दिया गया गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को या मोहम्मद इब्राहिम को। सही जवाब है ऑप्शन बी, रफ़ी अहमद किदवई को। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग जो सौंपा गया था वो सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ऑप्शन दिया गया है M.K. गांधी के द्वारा, मौलाना आज़ाद द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा या खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जो जिन्ना है वो एक राजनीतिज्ञ है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में, महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या विनोबा भावे। सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। यह कथन किसका है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है,
संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का गठन हुआ था? ऑप्शन दिया गया है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। सही जवाब है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग जरूर ध्यान रखने का। 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, जस्टिस फर्नांडिस, जी सुब्रमण्यम अय्यर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी वो उपस्थित नहीं थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन दिया गया है सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या कलकत्ता में। सही जवाब है ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि का नाम क्या था? क्या पूछा गया प्रश्न में? प्रश्न में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी और उस उपाधि को असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था, तो वो उपाधि कौन थी? ऑप्शन दिया गया है हिंद केसरी, कैसरे हिंद, राय बहादुर या राइट टच ऑनरेबल। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि को ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को दिया गया था और महात्मा गांधी ने इस उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसमें क्या पूछा गया है, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था उनके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन दिया गया है सर एंड्रूज फ्रेजर, बॉड्रिक एच रीजले या एटी अरुंडेल। सही जवाब है ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेजर जो हैं वो बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया गया है सर हरि सिंह गौर, वल्लभ भाई जे पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन। सही जवाब है ऑप्शन सी, विट्ठल भाई जे पटेल जो थे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय स्पीकर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है या एक धरातलीय धारा है। सही जवाब है जो गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? इसका आंसर शायद सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न में पूछा गया है संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार। सही जवाब है पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है व्यास, रावी, झेलम या सतलज। सही जवाब है ऑप्शन सी, झेलम। जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, गोभी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है गोभी का मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है चीन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया,
पश्चिमी अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन ए चीन में। गोभी का जो मरुस्थल है वो चीन में स्थित है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो गोभी का मरुस्थल है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए इसको, गोभी का मरुस्थल जो है ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या पूर्वी कोसी नहर। सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी जो सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है अगुल्हास धारा, बेंगुला धारा, हम्बोल्ट धारा या क्यूरोशियो धारा। सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगुएला धारा जो है वो नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्या पूछा गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या असम। सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मौना लोआ किसका उदाहरण है? क्या पूछा गया प्रश्न में? मौना लोआ जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, स्वांत ज्वालामुखी का या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन उदाहरण है? मौना लोआ जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और जो ये मौना लोआ है कहाँ पर है? तो ये हवाई द्वीप यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मौना लोआ कहाँ है, तो अगर वहाँ पे हवाई द्वीप ऑप्शन में होगा तो हवाई द्वीप सही होगा, या यूएसए होगा तो यूएसए सही होगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है हिमाचल, एंडीज, रॉकी या आल्पस। सही जवाब है ऑप्शन बी एंडीज। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? एंडीज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, टकलामकान या सोनोरॉन या अटाकामा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये क्या है? अटाकामा। अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। इसमें बताया गया है कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो है ये सबसे शुष्क रेगिस्तान है और कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से शुरू होती है? इसमें पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन दिया गया है लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता या हम भारत के लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो ऑप्शन डी है हम भारत के लोग से शब्द से शुरू होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन दिया गया है कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला है या अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है। सही जवाब है डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पे अभिप्राय पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सही जवाब है ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अभिप्राय यह है कि वो राज्य स्तर पर भारत का कोई भी धर्म नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय
संविधान की कौन सी विशेषता या विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन दिया गया है संसदीय प्रणाली, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है सर्वोच्च न्यायपालिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश शासन है, यूएसए का बिल ऑफ राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है? सही जवाब है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? टोटल अध्यायों की बात की गई है। ऑप्शन दिया गया है 24, 25, 22 या 20। सही जवाब है ऑप्शन सी 20। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो सही भाग हैं 22 भाग हैं। सॉरी, अगर मैंने 20 बोल दिया तो सॉरी, सही जवाब है 22। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं या कितने अध्याय हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 22 अध्याय हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। भारत के संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है भाग 18, भाग 19, भाग 21 या भाग 22। सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 14, 12 या 10? सही जवाब है ऑप्शन सी 12। पूछा गया इसमें क्या वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है 12। अगर पूछा जाता कि जब संविधान निर्मित हुआ था या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वहां पे सही जवाब होता 8, लेकिन यहाँ पे वर्तमान पूछा गया तो वर्तमान में कुल ऑप्शन सी यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का संविधान प्रावधान जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या पूर्व सोवियत संघ। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पूर्व सोवियत संघ यानी कि अब ये रसिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है या भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। एक बात और इसमें प्रश्न में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो उसका नाम आप लोग को ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से। जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना है वो सर्वाधिक उचित रूप से ब्रिटेन के सम्राट से की जानी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता यानी योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बताया गया है वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है, केवल वो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता धारण करता हो इतना ही पर्याप्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? मतलब इसमें पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दी गई है। ऑप्शन दिया गया है
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, 13 से 36 तक में, 15 से 39 तक में या 16 से 40 तक में? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक में, अनुच्छेद 5 से 11 तक में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में या अनुच्छेद 12 से 35 तक में? सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 43 साइंस से संबंधित है। आइए इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, लौंग जो है एक मसाला होता है। ये पूछा गया कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है फल, तना, जड़ या फूल की कली से। सही जवाब है ऑप्शन डी, फूल की कली से। जो लौंग है वो एक मसाला है, ये पौधे की फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन दिया गया है मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का या आनुवंशिकता और विचरण का? सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जो है वो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? क्या पूछा गया प्रश्न में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव तंत्र में जो इंसुलिन होता है वो किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिया गया है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक अम्ल का? सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, तीसरा गया है टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण? सही जवाब है ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण जो नींबू होता है वो खट्टा होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया है इसमें? वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह कौन सा ईंधन है? ऑप्शन दिया गया है सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है वो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम? सही जवाब है ऑप्शन डी, जिप्सम होता है। क्या? टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है वो जिप्सम होता है। आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन दिया गया है कॉरियोलिस प्रभाव, दूसरा दिया गया ग्राहम का नियम, तीसरा है पास्कल का नियम, चौथा है आवोगाद्रो का नियम। सही जवाब है ऑप्शन डी, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।